अच्छा, हमने IS 8 स्टार्ट किया। IS 8 में हमने एक स्टेप कंप्लीट कर, सिलेक्शन एंड अप्लाइंग अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या चीज है? वो रूल्स जिसकी बेस के ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर और प्रेजेंट होते हैं। और एस्टिमेट क्या होता है? वो अमाउंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है बट अनसर्टन, एरर, जो कोई मिस स्टेटमेंट हो जाए, कोई गलती हो जाए। अब हमने कहा कि अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट कैसे करते हैं। कहते हैं जी IFRS जो कहे वैसे। फिर अगला सवाल कि अगर IFRS ना, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? आप लोग यानी रट्टा तो लगा ही लेते हो, वो तो माशाल्लाह आप ठीक हो इसमें। जैसे ये एक पेन आपने खरीदा, उससे पहले आप इसमें डील नहीं करते थे। अब आपको ये परेशानी है कि मैं इस पेन को एसेट में लिखूं या मैं इस पेन को एक्सपेंस में लिख दूं। सबसे पहले आप देखेंगे कि IFRS ने क्या कहा, स्टैंडर्ड ने क्या कहा। अगर स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है इसके बारे में कुछ, तो बात खत्म, जो स्टैंडर्ड ने कहा वैसे कर दो। और अगर स्टैंडर्ड ने नहीं कहा तो फिर होती है मैनेजमेंट की जजमेंट कि ये रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए। वो जो आप इसको एसेट लिखो या एक्सपेंस लिखो या कुछ और डील करो, तो वो चीज जो इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को आप डील कर रहे हो, इस मैटर को देख रहे हो, वो रेलिवेंट और रिलायबल होना चाहिए। रेलिवेंट और किससे रेलिवेंट होना चाहिए? यूजर टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और रिलायबल में क्या है? फेथफुल इंफॉर्मेशन हो, प्रूडेंट हो, इकोनॉमिक सब्सटेंस हो, कंप्लीट हो इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, और न्यूट्रल। फिर हम कहते हैं कि अच्छा जज, ये जो मैनेजमेंट की जजमेंट है ये डेवलप कैसे होती है, किस सोर्स से वो जजमेंट लेगा। वो कहता है कि अच्छा अगर इस जैसे पेन को IFRS ने पहले कभी डील किया हुआ है, अगर आपको कोई हिंट मिल जाता है कि अच्छा इस तरह का एक पेन था, IFRS ने उसके बारे में ये लिखा हुआ था, आप भी वैसे डील कर लो। या फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में देख लो कि इस जैसे पेन के बारे में कोई बात हुई हुई है, या फिर अदर स्टैंडर्ड बॉडी को देख लो कि उसमें किसी ने इसके बारे में कोई बात लिखी हुई है या नहीं लिखी। ये है सोर्स ऑफ जजमेंट। उसके बाद ये तो हो गया कि चलो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट भी होगी, अप्लाई करना भी शुरू कर दिया। अब बाद में अगर आप लोगों को लगे कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसी जज की थी वो ठीक नहीं है, उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन रिलायबल और रेलिवेंट नहीं बन रही, तो चेंज कर दो। लेकिन ये नहीं कि किसी भी वजह से चेंज किया जा सकता है। चेंज सिर्फ दो तरीकों से किया जा सकता है, IFRS परमिट करे या आपको लगे कि चेंज करने से इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल और रेलिवेंट हो जाएंगी, ठीक होगी बात। उसके बाद एस्टिमेट तो वैसे ही बंदा चेंज करता ही रहता है क्योंकि जजमेंट बेस पे होते हैं। तो जनाब सबसे पहले हमने तीन चीजें हमारी रह गई, और वो मैंने तीनों चीजों ने इकट्ठी स्टार्ट करवाने लगा। तसल्ली से बैठना है, दिमाग में सुस्ती नहीं आने देनी, क्योंकि आज का लेक्चर पूरे स्टैंडर्ड बेस करता है। आज का लेक्चर अगर आपको समझ लग गया, आपको पूरा स्टैंडर्ड समझ लग जाएगा और आपका स्टैंडर्ड हो भी जाएगा अगले 2-3 दिनों। क्योंकि आपको पता है, और दूसरा आपने एक असाइनमेंट ले लेनी है, उसके अंदर 6 चैप्टर आपको मिलेंगे और 6 चैप्टर के मार्क्स समझो कि 40 नंबर है, जिसमें से तीसरा चैप्टर हम कर रहे हैं। इसके बाद 3 चैप्टर और होंगे, बिल्कुल सेम नेचर पर है। जो हम कर रहे हैं वही बाद में भी ऐसे ही करेंगे, कोई नई चीज नहीं है। तो अगर ये 40 नंबर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर तो बड़ी आसानी से पास हुआ जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ICAP जानबूझ के इन टॉपिक से कभी कभी मुश्किल सवाल बना देते कि बच्चे को समझ ना लगे, तो फिर हम बाकी वाले नंबर भी तो हैं। तो याद रखें, पेपर की जो सिलेक्शन है ना ICAP की, वो 30-70 या 40-60 होती है। 60 नंबर का पेपर पढ़ने वाले बच्चे को सीधा सीधा आता हो, और बाकी 40 या 30 नंबर का पेपर ऐसा होगा जिस पर एफर्ट आपको लगेगा कि नहीं मुश्किल है। और कभी कभी वो हर सवाल के अंदर ये काम कर देता है कि आप सवाल शुरू करते हो, 50-60% सवाल होता है, रुक जाता है, आगे समझ नहीं, निकल ही नहीं होता, तो फिर सवाल को छोड़ देना चाहिए, अगले सवाल पे जाओ। वो भी 70% पे रुक जाएगा,
इसी तरह हर सवाल आपका रुकता जाएगा, कोई 50% होगा, कोई 10% भी होगा, कोई 90% हो जाएगा। तो ये करके आना होता है पेपर में। हाँ, पेपर फेल फिर क्यों हो जाता है? पेपर फेल तब होता है जब आप अकाउंटिंग की ऐसी की तैसी फेर के आते हो, मतलब अकाउंटिंग में दूर दूर तक वो चीज होती ही नहीं है जो आप करके आते हो, इस वजह से काम खराब हो जाता है। मतलब सवाल ही नहीं पूरी तरह समझ आता, फिर जो आपको सवाल समझ लगा है ना, आप जवाब वो देकर आते हो और जवाब कुछ और होता है। तो इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। चलिए जनाब, अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कर रहा हूं। हाँ जी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स और प्रायर पीरियड एरर। हमने कल एक टर्म पढ़ ली थी कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो, रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लेना है। इस लफ्ज का मतलब है करंट ईयर को तो ठीक करना ही करना है, पिछले सालों को भी चेंज करना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे गलती है तो थी ही नहीं, और अगर पॉलिसी चेंज की है, जो नई पॉलिसी है वो शुरू से यही थी, उसी से जो रिजल्ट आना था वही हम पिछले सालों के भी रिजल्ट अपडेट कर देंगे। एस्टिमेट्स को प्रोस्पेक्टिवली, और एरर को भी रेट्रोस्पेक्टिव। ठीक होगी बात? अब हम सबसे पहले जा रहे हैं चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को। मैं कोशिश करता हूं कि 2 सवाल करवाऊं और 2 सवालों के ऊपर इन तीनों को आपके साथ डिस्कस करूं, पॉसिबल चीजें, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे, तसल्ली से। सबसे पहले चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का सवाल करवाने लगा हूं। पेपर में ज्यादातर इसका जो सवाल आता है ना, वो कहता है जी एक्सट्रैक्ट बनाओ या नोट्स बनाओ, एक्सट्रैक्ट या नोट्स। ठीक होगी बात? अगर इसके मैं एक्सट्रैक्ट की बात करूं, एक्सट्रैक्ट ज्यादातर 3 चीजों के बनाने आएंगे, एक SOFP के, एक SOPL के, और एक स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के। अगर एक्सट्रैक्ट की बात करें तो 3 चीजों के एक्सट्रैक्ट बनाने आएंगे, SOFP के, SOPL के और SOCI के। अगर वो आपको कहता है कि एक्सट्रैक्ट बनाओ विद कंपैरेटिव, जो कि हमेशा कहता है, अगर वो विद कंपैरेटिव कहेगा तो क्या मसला होगा? इस साल के भी बनाने हैं, पिछले साल के भी बनाने। अगर आपको SOFP का कहता है, सपोज दैट हमारा ये साल 2025 चल रहा है, हम 2025 की बात करें, तो आपने 2025, 2024 और 2023 3 सालों के एक्सट्रैक्ट बना। चेंजेस इन इक्विटी के अंदर नहीं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट में अकाउंटिंग पॉलिसी की अगर बात की जाए तो 3 सालों के एक्सट्रैक्ट बना, अगर पॉसिबल है तो। SOPL के 2 सालों के, 2025 और 2024, और SOCI में भी 2024 और 2025 और 24। तो ये एक्सट्रैक्ट बनाने का आपका तरीका होगा कि आपने अगर SOFP का एक्सट्रैक्ट कहता है तो 3 सालों के, SOPL का बनाएगा तो 2 सालों के, और SOCI में बनाएंगे तो 2 सालों के बना दें।
स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है बस इसलिए। अगर स्टैंडर्ड वो 3 सालों के कहते हैं, हाँ वो भी 3 सालों के बना देते। हाँ जी, उसके बाद बात आती है नोट्स या डिस्क्लोजर्स की। नोट्स या डिस्क्लोजर। अगर हम नोट्स की बात करें या डिस्क्लोजर्स की बात करें, इसी तरह से आप लोगों ने 3 सालों के एसओएफपी और 2 सालों के इसके एसओपीएल के और स्टेटमेंट ऑफ चेंज एंड इक्विटी, ठीक है। अभी हम क्योंकि एक्सट्रैक्ट पढ़ने लगे हैं और मैं इसी एक सवाल के ऊपर आपको कोशिश करूंगा कि एक्सट्रैक्ट भी बनवा दूं और डिस्क्लोजर भी करवा दूं। एक सवाल के ऊपर, आसान सवाल है इसलिए फॉर्मेट याद करने में आसानी हो। आए जी, सवाल पढ़ते हैं। Following information has been extracted from the financial statement of Kashif Engineering Limited for the year ended December 2024. सिर्फ अभी ये समझो, स्टेट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर एसओएफपी के 3 सालों के एक्सट्रैक्ट बनते हैं, एसओपीएल के 2 सालों के। ठीक होगी बात। आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है और ऊपर छोटा सा स्टार लिखा, और ये नीचे ना स्टार के बारे में वो बताया भी होता है कि ये स्टार का मतलब क्या है। जब भी पेपर में आपकी वैल्यूज के ऊपर स्टार बना हो ना, तो नीचे स्टार के बारे में इंफॉर्मेशन देख लिया करो। मोस्टली ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज एंड इक्विटी के अंदर स्टार होते थे, वो स्टार के बारे में बताया होता था कि जी इंटरम जो ना हाफ ईयरली इंटरम डिविडेंड देते हैं, थर्ड क्वार्टर पे इंटरम डिविडेंड, वो नीचे एक्सप्लेन करते हैं। आपकी डेप्रिसिएशन है 22, 28 और 27, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, पीपीई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिटेन रखने का। और ये भी क्या चीजें हैं भला, एक्सट्रैक्ट बनाकर दे दिया उसने। आप कहेंगे सर उसने तो 3 सालों के एक्सट्रैक्ट बनाकर दे दिए, ये उसकी मर्जी है। हमने जो बनाने हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड बनाने। कहते हैं टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। देखिए ना वही इस्तेमाल हुए होंगे। To provide more relevant, reliable information about investment property, it has been decided to change the measurement base. Change the measurement base. ये अकाउंटिंग पॉलिसी है, एरर है या एस्टिमेट है? पॉलिसी है। बेस रिकॉग्निशन और प्रेजेंटेशन चेंज हो तो उसे हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो। ठीक होगी बात। चेंज इन अकाउंट, वो कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू, इसका मतलब है पहले वो कॉस्ट मॉडल पे था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है ना, अगर कॉस्ट मॉडल पे हो तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आती है और उसकी बुक वैल्यू भी फाइंड होती है, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो उसकी जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस आता है वो चला जाता है एसओपीएल के अंदर, और उस फेयर वैल्यू पे जाकर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हो जाती है। पहले कॉस्ट मॉडल पे लिखा हुआ है, अब वो कह रहा है कि किस पे बनाओ? फेयर वैल्यू मॉडल पे। अच्छा, ये हम ये सब डिसाइड भला कब कर रहे हैं? पता है कौन सी डेट है? ये डिसीजन हो रहा है इस डेट को, इस ईयर को डिसाइड कर रहे हैं कि भाई चेंज कर देते हैं। करंट ईयर तो चेंज करेंगे, दिसंबर 2024 का तो डाटा चेंज कर देंगे। क्या 23, 22, 21 को भी चेंज करेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली होता है या प्रोस्पेक्टिवली होता है? तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? पिछले भी चेंज करने। डन। इसका मतलब है पिछला उसने बुक वैल्यू पे लिखा होगा, जो कुछ उसने पहले काम खराब किए हुए हैं उनको भी ठीक करना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है the only investment property of KEL is building purchased on at a cost of rupees 150 million, at a cost of rupees 150 million. 60% of the cost is the component of building. 60% ना कहता है बिल्डिंग है, तो फिर 40% क्या होगा? लैंड। तो आपने एक बिल्डिंग खरीदी है 1.5 मिलियन 150 मिलियन की,
जिसमें 60% बिल्डिंग कंपोनेंट है, तो फिर 40% कौन सा कंपोनेंट होगा? लैंड का। लाइफ कितनी है? 10 साल। और रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? इसका मतलब है जो पहले उसने अपनी प्रॉपर्टी रखी हुई है वो रखेगी कॉस्ट मॉडल पे, वो डेप्रिशिएट करता होगा। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसको फेयर वैल्यू पे लेकर आना है। कहता है द डेप्रिसिएशन इंक्लूड इन द अबव ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्रीज्ड बाय 6% ईच। कहता है क्या? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। किसका एक्सट्रैक्ट बनाना है? फाइनेंशियल पोजीशन, एसओपीएल और इक्विटी का सिर्फ कौन सा कॉलम? रिटेन अर्निंग। होता है ना, सारे कॉलम होते हैं, उसने कहा सिर्फ रिटेन अर्निंग का एक कॉलम मुझे बना के दे दो। ठीक होगी बात। एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, इसके बनेंगे 3 सालों के, इसके बनेंगे 2 सालों के, और इसके भी बनेंगे 2 साल। हाँ, अगर वो कहता ही नहीं है, पिछले सालों की इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो फिर जितनी एक इंफॉर्मेशन है उतना बनाकर आ जाओ। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह करते हैं कि आप का सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग नंबर 1 आपने करना क्या है? पहले डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है और फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट में लिखना है। यही काम करना है ना। उसने डेप्रिसिएशन ली हुई है क्योंकि उसका था कॉस्ट मॉडल, हमने उस कॉस्ट मॉडल को खत्म करना है, तो हमने डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देंगे और फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर देंगे। तो पहले एक वर्किंग करते हैं, वर्किंग नंबर 1। अच्छा, वर्किंग नंबर 1 होनी तो ये चाहिए कि डेप्रिसिएशन फाइंड कर ले, लेकिन मैं कहता हूं कि वर्किंग 1 हम कर लेते हैं कि जो आपके ना सोल्यूशन के करीब करीब हो, उसको देख के सोल्यूशन जल्दी हो जाए। तो आपका ये पहला पेज तो हो जाएगा ना उसका सवाल का, दूसरे पेज में वर्किंग नंबर 1 लिखेंगे। चलो पहले लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1/1/2021 को वो खरीदा था 150 मिलियन का, उसका 60% था बिल्डिंग, तो डेप्रिशिएट तो सिर्फ बिल्डिंग होगी ना। अब 20 साल लाइफ है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय। फिर ये आया दिसंबर 2021 में डेप्रिसिएशन, दिसंबर 2022 में भी यही डेप्रिसिएशन होगी, दिसंबर 2023 में भी यही डेप्रिसिएशन होगी, दिसंबर 2024 में भी यही डेप्रिसिएशन होगी। मतलब ये उसने 4 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, 4 सालों की डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई। वर्किंग नंबर 2 फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू 1/1/21 को ये आपने बिल्डिंग खरीदी थी 150 मिलियन, ठीक है। अब उसने कहा इसकी फेयर वैल्यू हर साल 6% बढ़ जाएगी, तो 90 मिलियन के ऊपर 6% अप्लाई करोगे या 150 मिलियन पर अप्लाई करोगे? क्योंकि आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ये डेप्रिशिएट थोड़ी कर रहे हो। तो दिसंबर 21 को पता है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितने की हो चुकी होगी? 150 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, 150। फिर दिसंबर 22 में कितनी होगी? 159 मल्टीप्लाइड बाय 1.06, 168.54। फिर दिसंबर 23 इसी वैल्यू को 1.06 से मल्टीप्लाई कर 178.65। फिर दिसंबर 24 189.37। ये फेयर वैल्यू गेन आया या उसकी फेयर वैल्यू आई है? अब आप मुझे इसका फेयर वैल्यू गेन भी यहां पर लिख कर दे दें। हाँ जी, पहले कितना आया? 9, इन दोनों का डिफरेंस
फिर इन दोनों का डिफरेंस बता दें। 9.54। फिर इन दोनों का डिफरेंस बता दें। फिर इनका 10.72। अब मेन काम क्या करना है हमने, ये फेयर वैल्यू गेन एसओपीएल के अंदर जाकर लिख देना है और डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देनी, ऐसा ही है। दो वर्किंग हमारी हो गई। ये तो वर्किंग चेंज होती रहेगी, जिस तरह का चेंज करोगे उस तरह की वर्किंग रिक्वायर्ड होगी। अब मैं वर्किंग तीसरी करने लगा हूं, ये कभी चेंज नहीं होती, ये एक जैसी रहती। वर्किंग नंबर 3 यहां तक लिख लिया है सबने। वर्किंग नंबर 3 आपने सारे साल लिख लेने हैं, 2024, 2023, 2022 और 2021। सबसे पहले जो जो इफेक्ट आता है ना प्रॉफिट के ऊपर, वो सारे यहां पर इकट्ठे करो। डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है या चार्ज करनी है? हर साल कितनी डिडक्शन रिवर्स करनी है? फेयर वैल्यू गेन रिवर्स करना है या लिखना है? जितनी डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है कॉस्ट मॉडल की वजह से, वो हमने रिवर्स कर दी, और जितना फेयर वैल्यू गेन नई पॉलिसी के हिसाब से लिखना था वो हमने लिख दिया। ये दोनों किसको अफेक्ट करेंगे? जाकर प्रॉफिट को। दोनों किसको इफेक्ट करेंगे? प्रॉफिट को। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि कलेक्टिवली प्रॉफिट को वो कितना इफेक्ट करेंगे। इसे हम कहते हैं इफेक्ट फॉर द ईयर, इफेक्ट ऑन प्रॉफिट फॉर द ईयर, या ये भी लिख सकते हो इफेक्ट फॉर द ईयर। 14.72, 14.11, 13.54। 2021 का प्रॉफिट अब नई पॉलिसी के हिसाब से और पुरानी रिवर्स करने के बाद कितना चेंज कर दोगे? 2021 का प्रॉफिट 13 से प्लस करोगे, माइनस प्लस करेंगे, 4 की डेप्थ रिवर्स करेंगे, उसकी वजह से भी प्रॉफिट बढ़ेगा और फेयर वैल्यू गेन लिखने से भी प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक होगी बात। आई कैब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, पहले नहीं होती थी, अब आई कैब ने आपकी किताब के अंदर ये कॉलम ऐड करके ना, जिसकी वजह से इसको मुश्किल समझा जाता था वो आसान कर दिया। वो कहता है कि आप ना एक ले लिया करो कम्युलेटिव इफेक्ट। अभी तो मैंने कोई समझाया नहीं, ये वर्किंग नहीं समझ लगी तो क्या बताया था? बताया क्या था? बताया क्या था? अच्छा चल, अच्छा कम्युलेटिव का कैसे करना है? पहले साल की वैल्यू एज इट इज, अगली वैल्यू ऐड करके, फिर अगली वैल्यू ऐड करके, 55.37 ये वाला नहीं, अगला वाला, इसका तो 55.37। अब आपकी वर्किंग होगी कंप्लीट। अब आपका सिर्फ सवाल सॉल्यूशन रह गया। सबसे पहले बताएं, इस 3 वर्किंग में कोई बात पूछनी है तो, क्योंकि सवाल खत्म हो गया। अब सिर्फ हमने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, वो आपने तसल्ली से सीखनी है। बातें ये खत्म होगी, वर्किंग यही इस्तेमाल होनी है नोट्स के अंदर भी और एक्सट्रैक्ट के अंदर। सर यहाँ पे वो आगे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जबकि आगे इस्तेमाल होगा वो जल्दी सवाल आपका हल हो जाएगा, ना लोगे तो फिर थोड़ा सोचना पड़ता है। करें सवाल हल। हमने क्या बनाने हैं भला? एक्सट्रैक्ट।
एक्सट्रैक्ट वही पुराने एसओएफपी के सारे एलिमेंट एसओएफपी के अंदर, एसओपीएल के सारे एलिमेंट एसओपीएल के अंदर। मुझे ये बताओ कि एक्सट्रैक्ट एसओएफपी कितने बनाएंगे, कितने सालों के? 3 सालों के, और बाकी 2-2 सालों के। चलिए जी, नाम लिखेंगे काशिफ इंजीनियरिंग लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, as at 31st December 2020। तो यहां पर हम जब साल लिखेंगे तो दिसंबर 2024, 2023, 2020 रुपीज इन मिलियन, ठीक होगी बात। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जाग रहे हो ना? अच्छा मुझे बताओ, हमने अभी 3 वर्किंग की है, इस तीनों वर्किंग में पीपी पे कोई फर्क पड़ा था? वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर सारा कुछ चेंज कर रहे थे ना। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है एज इट इज लिखो, क्योंकि उसको तो हमने चेंज नहीं किया। तो ये हमारे पास आ गया 1457, 1457 2023 में कितना? 1569 1534। क्या किया आपने? एज इट इज लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को, क्योंकि वो चेंज नहीं। अब हम जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी चेंज हुई? yes. ये जो पुरानी लिखी है ये तो खत्म हो गई, ये तो बुक वैल्यू थी। अब हमने लिखनी है उसकी फेयर वैल्यू। किस किस साल की फेयर वैल्यू लेंगे? जो ये आपकी वर्किंग है 2022 की, 2023 की, 2024 की। आपको पता है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो उस साल की वही फेयर वैल्यू लिख देते हैं जिस साल का आपने एक्सट्रैक्ट बना। तो 2022 में 168.54, 2023 में 178.65 और 2024 में 189.37। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वर्किंग नंबर 2 189.37, 178.65, 168.5। गॉट इट? उसके बाद रिटेन अर्निंग। तो ये भी तो इक्विटी का ही एलिमेंट है। अच्छा नबीहा एक बात बताओ कि रिटेन अर्निंग चेंज होगा या नहीं इस सारे पिछले फसाद की वजह से? है रिटेन अर्निंग चेंज होगा या नहीं? होगा। भला क्यों? क्योंकि प्रॉफिट चेंज होगा, और प्रॉफिट अगर चेंज होगा, आपको याद है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पढ़ चुके हो, रिटेन अर्निंग के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है, पर जो पुराना प्रॉफिट ऐड हुआ है वो गलत नहीं है, पॉलिसी और थी उसकी वजह से वो प्रॉफिट कुछ और था। अब हमने प्रॉफिट कोई और लिखना है, ठीक है? अब आओ जरा रिटेन अर्निंग को ठीक करने का तरीका सीखें। 2 तरीके हैं, एक रिटेन अर्निंग का कॉलम बना लो, दूसरा रिटेन अर्निंग के अंदर कम्युलेटिव इफेक्ट ले लो। रिटेन अर्निंग को ठीक करने के 2 तरीके, पहला रिटेन अर्निंग का कॉलम बना लो, वो जो इक्विटी वाला कॉलम बनता है, और दूसरा रिटेन अर्निंग के अंदर कम्युलेटिव इफेक्ट ले लो। अब जरा देखना, मुझे बताओ रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस लिखा हुआ है पहले से वो कितना है? जो पुराना लिखा हुआ है वो कितना है? 458। यही है? उल्टा कर दिया।
ये 24 का है, चलो 24 का बता दो 458। आपने नहीं लिखना, आप ये क्योंकि आपने तो सही लिखना है ना, ये तो मैं ये मैंने ऐसे रेड कलर में लिख दिया है। 458 374 70 270, ये तो गलत है। अब आओ जरा, आपने क्या करना है, ये 2022 का कम्युलेटिव इफेक्ट उसमें जाकर 2022 के रिटेन अर्निंग में प्लस कर दो, 2023 का 2023 में प्लस कर दो, 2024 का 2024 में प्लस करना है तो प्लस कर देना है, माइनस करना है तो माइनस कर दें, आपका रिटेन अर्निंग ठीक हो जाएगा। दो तरीके से रिटेन अर्निंग ठीक करते हैं, कौन कौन से दो तरीके हैं? एक, या तो वो कॉलम बना लो, कॉलम मतलब कॉलम कहते हैं लेजर को, लेजर और कॉलम एक चीज होती है, बस उसमें प्लस माइनस करते हैं और लेजर में डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो कम्युलेटिव इफेक्ट का कॉलम इसलिए बनाते हैं, ठीक है, कि आपने करना क्या है, जिस साल का रिटेन अर्निंग ठीक करना है उसके अंदर कम्युलेटिव इफेक्ट को एडजस्ट कर दो। डन, चलो जी। तो हमारे पास 276 के अंदर 2022 में कितना कम्युलेटिव इफेक्ट है? 26. इसको प्लस किया तो कितनी वैल्यू? 302.5। 2023 में कितना ऐड करेंगे? 40.6। कितना हो गया? 2024 कितना? 513.37। डन। ये जो मैंने रेड में लिखा है ये वर्किंग है। अब एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये किसी को बतानी नहीं, ठीक है। ये जो आपने रिटेन अर्निंग चेंज किया है ना, कितने कितनी वैल्यू से चेंज किया है? इसी वैल्यू से चेंज किया ना। आप अपने पुराने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान में फर्क भी देखें तो यही है, करके देख लो चाहे। अगर पुरानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस देखोगे और इसका डिफरेंस देखोगे तो सेम डिफरेंस आ रहा होगा। क्यों भला? क्योंकि आपने ये वैल्यू प्लस माइनस कर रहे हैं ना एक तरह से, वो जो डेप्रिसिएशन उसमें की माइनस कर दी, फेयर वैल्यू लिख लिया, वो सारे का सारा डिफरेंस आपस में मैच कर रहा होता। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं, तो किसी को बताना नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमारा ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट हो गया, तो यही एलिमेंट थे ना उसके, और एक्सट्रैक्ट आपको पता छोटे होते बनाते आ रहे हो कि जिसका एक्सट्रैक्ट बनाना है उसके एलिमेंट उठाओ, उसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करके लिख दो, वरना एज इट इज लिख दो। कौन सी माइनस वैल्यू? वो तो सीक्रेट बात थी ना, किसी को बतानी नहीं है। देखिए ना, मैंने ये कहा है, ये जो डिफरेंस आता है बैलेंस करता होता है ना एक दूसरे को। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जितना चेंज आपने लिखा, पहले इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पुरानी कितनी वैल्यू से लिखी हुई थी? 142 से। अब आपने कितनी लिखी? 168.54 से। कितनी ज्यादा लिखी है या कम लिखी है? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 20। और आपने इसमें भी कितना डिफरेंस ऐड किया है? 26 पॉइंट। और जितना एसेट में ऐड किया उतना ही रिटेन अर्निंग में ऐड किया, ताकि आपका वो एसओपी बैलेंस रहे। वो फाइनल अकाउंट तो आप तो पढ़ भी रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फॉर द ईयर एंडेड बार बार कंपनी का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। दिसंबर 20। अब आपने कौन कौन सा साल लिखना है? 2024 और 2023। रुपीज आपके मिलियन में ही है। अच्छा, अब आपने एसओपीएल के एलिमेंट को ठीक करा। अब आपके क्वेश्चन के अंदर या इस सारे सिनेरियो के अंदर
आपको पता है कितने एसओपीएल के एलिमेंट बन गए, एक डेप्रिसिएशन और एक फेयर वैल्यू गेन, या फेयर वैल्यू गेन ओसीआई एलिमेंट है? एसओपीएल का है या ओसीआई का है? एसओपीएल का है, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस ओसीआई में जाता है। हाँ जी, सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन ठीक कर लें। अगर आप सुनते हो तो मैं बात बताने लगा हूं, ये जो कॉलम है ना, ये सिर्फ फॉर द ईयर ठीक होते हैं। फॉर द ईयर का मतलब होता है सिर्फ उसी साल की वैल्यू प्लस माइनस करनी है, कोई कम्युलेट करके काम नहीं करना। जैसे आप मुझे बताएं 2023 की पुरानी डेप्रिसिएशन कितनी है? 2023 की 28, और उसमें 4 डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी है, यही वर्किंग है आपकी। ये देखें, ये आपने ये वाला हिस्सा एडजस्ट करना है। ये जो वर्किंग आपने किया है ना, डेप्रिसिएशन में 4 प्लस करोगे, माइनस रिवर्स करना है, माइनस कर देंगे। 2024 की डेप्रिसिएशन में 4 माइनस कर देंगे। फेयर वैल्यू गेन लिख देंगे 10.11, 10.72। प्रॉफिट में 14.11 ऐड कर देंगे, और 2024 में 14 मतलब ये जो आपकी वर्किंग है ना, वर्किंग नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डाटा आपको हर जगह काम आ जाएगा। तो जो फॉर द ईयर चीजें हैं वो इसको देखकर जाकर ठीक कर लें। और जरा डेप्रिसिएशन 2023 की सही करो, 24 में 28 में से 4 माइनस कर दिया, और 27 में से 4 माइनस कर दिया। ये आपकी आ गई नई डेप्रिसिएशन और सही डेप्रिसिएशन, फेयर वैल्यू गेन। हालांकि 4 फेयर वैल्यू गेन है, लेकिन हमने लिखने हैं फॉर द ईयर 23 और फॉर द ईयर 23 का फेयर वैल्यू गेन कितना है? वो याद है ना, ये वर्किंग बहुत पीछे आ गई। 10.11 और 10.72, 10.11 और 10.7, 10.11 और 10 नेट प्रॉफिट। जो पुराना नेट प्रॉफिट है उसमें या तो उसी कॉलम में जाकर देखकर प्लस कर लो, या इन्हीं दोनों को प्लस कर दो। लेकिन ये तो दूसरी अमाउंट है ना, ये वाली अमाउंट, ये पुराने प्रॉफिट में 14.11 ऐड कर दो और 14.72 ऐड कर दो, तो 2023 का कितना प्रॉफिट आ गया? 2023 का पुराना प्रॉफिट कितना है? 98, और उसमें प्लस कितना कर दिया? 14.11। वैसे किया था या कोई और वैल्यू आ रही है? और दूसरे साल का प्रॉफिट कितना है, और उसमें कितना प्लस किया था? 14 लो जी, आपके पास नया प्रॉफिट कितना आ गया? 112 2.11। ये आपका SOPL का एक्सट्रैक्ट भी बन गया। ठीक है जी, ये हमारे दोनों एक्सट्रैक्ट आपके सामने है, फाइनेंशियल पोजीशन का भी और SOPL का भी। अब रह गया हमारा तीसरा एक्सट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये तो एक्सट्रैक्ट पहले भी आप बनाते आए हो। यहां तक कोई बात पूछनी है तो पूछ ले, फिर आगे चलते हैं। माइनस करते हैं। हाँ जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। हाँ, वो रिक्लासिफिकेशन का केस है, वो पॉलिसी थोड़ी है ना, वो पॉलिसी है ना वो एस्टिमेट है, वो रिक्लासिफिकेशन है। एक एसेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा और दूसरे एसेट में चले जाएंगे, और वो पिछले साल ही खत्म करेंगे। पिछले साल तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी,
वो कौन सा रेट्रोस्पेक्टिवली लेना है? हाँ जी, चलें जी, नेक्स्ट आ जाएं जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट KEL, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। For the year ended December 24, rupees and million, balance as at 1/1/2023। यहां तक पहुंचे, फिर इसकी बातें करते हैं। बैलेंस एज एट 1/1/23, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ऐसा ही है ना। उसका सिर्फ हम कौन सा कॉलम बना रहे हैं? रिटेन अर्निंग का। डन। अभी आप 2 मिनट लिखे ना, क्योंकि ये 2 मिनट के काम है, फिर अगले 1 मिनट में आप लिख लोगे, आपने ना समझना है फिर। हाँ, यहां तक आप पहुंच जाओ, यहां से आगे आपने जब तक ये पूरा ना होना, 2-3 बातें पूरी ना हो तब तक नहीं। सबसे पहले जब भी स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी बनाते हैं, आपको याद होगा, अगर इसी साल का बनाना है तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, और अगर कंपैरेटिव बनाना है तो पिछले साल से शुरू कर। अब जब भी वो रिटेन अर्निंग का कॉलम कहेगा या सारे कॉलम कह दे, हमने सवाल इस तरह से ही स्टार्ट करना है कि बैलेंस पिछले साल के स्टार्ट से, पिछले साल के, ये किसका बैलेंस हमने लिखना है? रिटेन अर्निंग का। तो बताओ पिछले साल के स्टार्ट में रिटेन अर्निंग का बैलेंस क्या था? 276। बुक के अंदर देखना है, बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर पिछले साल के स्टार्ट में 276। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि ऊपर तो 2022 लिखा हुआ है और डेट है 1/1/23, ये पिछले साल का दिसंबर है, तो अगले साल का 1/1/23 हो गया। तो आए जनाब, 1/1/23 को कितनी वैल्यू लिखी? अब ना पूरी तवज्जो चाहिए आपकी 1 मिनट के लिए। इसके अब रिवाइज खुद करेंगे ना, 2022 में वो खुद करने लगे। अब यहां पर लिखेंगे एडजस्ट वही करने लगा, वही करने लगा। मैं एक लाइन लिख लूं, प्रायर पीरियड इफेक्ट। अब सुनिएगा जरा, करना कैसे है कि पिछले साल के स्टार्ट में जो बैलेंस है वो लिख लें, पिछले साल के शुरू में, मतलब 1/1/23। अब आओ जरा, इसका मतलब है हमने सिर्फ 2 साल ठीक करने लगे हैं, 2023 और 24, लेकिन खराब तो 22 और 21 भी है। आओ जरा उधर ही चलते हैं जहां से शुरू किया था सवाल। यहां पे आपने यहां से शुरू किया है, ठीक है। इसके बाद वो कहता है, ध्यान से बात सुनने वाली क्या है कि 2024 का भी सारा साल ठीक करो, पिछला भी सारा साल रीस्टेट करो। दोबारा वर्डिंग में क्या बोल रहा हूं? 2024 ठीक करो, पिछला साल भी रीस्टेट करो, और अगर उसके पीछे कोई सारी गलतियां हैं उनको कम्युलेट करके ब्रॉड डाउन में एडजस्ट कर दो। ये है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। करंट ईयर ठीक करना है, पिछला साल रीस्टेट करना है, और उससे भी पीछे गलतियां हैं उनको इकट्ठा करके ब्रॉड डाउन में एडजस्ट करो। अब इससे पहले ये 2 बैलेंस है, इनको कर लो प्लस, और ब्रॉड डाउन में जाकर प्लस करना है तो प्लस कर दो, माइनस करना है तो
माइनस कर दो, ये वैल्यू और ये वैल्यू एक ही होगी क्योंकि नीचे इकट्ठा करके लिखा हुआ है, ऊपर अलग अलग करके लिखा हुआ है। दोबारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी को कैसे ठीक करना है, करंट ईयर को ठीक कर दो, पिछले साल को रीस्टेट कर दो, और उससे पहले कोई साल है तो उनको कलेक्टिवली ब्रॉड डाउन में एडजस्ट कर। ये जो आपने हल किया है, इससे आपने डेप्रिसिएशन रिवर्स किया है, तो प्रॉफिट प्लस करोगे माइनस प्लस करोगे, फेयर वैल्यू गेन लिखा प्लस, एक फेयर वैल्यू गेन लिखा था और एक डेप्रिसिएशन रिवर्स की थी, और ये जो आपके आंसर लिखे हुए ना ये पॉजिटिव लिखे थे, इसका मतलब ये प्रॉफिट में प्लस हो रहे थे। अगर ये नेगेटिव होते ना तो वो प्रॉफिट में माइनस कर देते। कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती तो प्रॉफिट, कोई लॉस या एक्सपेंस आएगा तो माइनस, कोई एक्सपेंस रिवर्स हो रहा होगा, इनकम आ रही होगी तो प्लस। चले जी, अब कितना इफेक्ट है 26.54। चलो जी, अब आपका सवाल यहां पर ही है, और इसके प्रायर पीरियड इफेक्ट कितना है, कितनी अमाउंट आ गई 26 पॉइंट, कितना आंसर आ गया 276 प्लस 26.54 कितना 302.5। अब जाकर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख लो, यही आपने बैलेंस लिखा होगा। अब कहते हो ना ठीक करके लिखना था, तो ठीक हम दिखाएंगे भी तो सही ना, और इसको लिखेंगे क्या, बैलेंस एज एट 1/123 रीस्टेटेड, बैलेंस 1/123, ये है तो 1/123 का ना, ऊपर वाला बिफोर एडजस्टमेंट है, नीचे वाला रीस्टेटेड है, तो ये रीस्टेटेड ना लिखना भी गलती कंसीडर होती है। अब बताओ रिटेन अर्निंग में क्या चीज प्लस माइनस होती है, प्रॉफिट ऐड होता है, डिविडेंड हो तो माइनस होता है, एक्सेस डेप्रिसिएशन हो तो ऐड होती है, लेकिन इस सवाल के अंदर तो प्रॉफिट के अलावा कुछ है ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट किस साल का ऐड होगा, 24 का 23 का, रीस्टेटेड कौन सा ऐड होना है, रीस्टेटेड प्रॉफिट। तो 2023 का सही प्रॉफिट आपके पास है, एसओपीएल के अंदर जाकर देख लें, 2023 का सही प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 112.11। कौन सा प्रॉफिट लिखना है, रीस्टेटेड प्रॉफिट, मतलब सही प्रॉफिट लिखना है, ऐड कर दें सही प्रॉफिट 41112। अब आपके पास आ गया बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2020 कितना पॉइंट, और आप जाकर अपना बैलेंस देख लें रिटेन अर्निंग के अंदर 2023 का इस डेट का बैलेंस यही होगा। ये मैंने कहा था ना दो तरीके हैं, या वो कम्युलेटिव फैक्टर या ये पहले बना लेते फिर इसके बैलेंस वहां लिख लेते, ये कॉलम बना लेते पहले और इसके जो दिसंबर के बैलेंस आ रहे हैं वो वहां जाकर लिख लेते। अब 2024 में पहुंच गए, अच्छा अब रीस्टेटेड का लफ्ज नहीं लिखना, मैंने क्या कहा था, इस साल को ठीक करना है, पिछले साल को रीस्टेट करना है, तो अब रीस्टेटेड का लफ्ज नहीं लिखना, पिछले साल के साथ जिस जिसको ठीक किया उसको रीस्टेटेड लिखना है। इस साल आप कहेंगे सर क्या इसको रीस्टेट लिखना है या नहीं, ये भी इस साल का ब्रॉड ऑन है, तो इस साल के साथ लफ्ज रीस्टेट, रीस्टेट का मतलब होता है पिछला साल रिवाइज किया है, ये तो अभी ठीक करके लिख देंगे। अब आए जी नेट प्रॉफिट 2024 का, लिखना ठीक प्रॉफिट है, कितना है सही प्रॉफिट 2024 का, कितना 90.72। आपके पास आ जाएगा बैलेंस एज एट
31 दिसंबर 2020 51 और जाकर अपने रिटेन अर्निंग के बैलेंस मैच कर लो। आपके 2022 का ये नजर आ रहा होगा, 2023 में ये नजर आ रहा होगा, 2024 में ये नजर आ रहा होगा। तो जनाब ये आपके तीनों एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गए। और एक बात तो आपने नोट की होगी, जो वर्किंग आपने एक टेबल बनाया था सारा कुछ उसी से ही हो गया था। ये आपके तीनों एक्सट्रैक्ट हैं। फॉर्मेट भी यही रखना है, ये नहीं कि जो मैंने इधर हाल किया है वो ऐसे करना है, वो आपने नीचे वाले पेजेस पे जाना है, लेकिन ओवरऑल फॉर्मेट आपने यही रखना है ताकि बाकी वर्किंग में और ये सोल्यूशन में। जब नोट करें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस एंड अकाउंटिंग पॉलिसी हो गया, एक्सट्रैक्ट उसके हो, नोट्स नहीं एक्सट्रैक्ट हो गया। अब नोट्स पे चलते हैं, इसी क्वेश्चन के नोट्स लिख लें ताकि हमें वर्किंग दोबारा ना करनी पड़े। अच्छा इसका क्योंकि बुक भी आप साथ साथ पढ़ते हो, ये क्वेश्चन आपने दोबारा लाजमी करना है। ये वर्किंग यहां पर शो हो रही है, आपको जरूरी नहीं कि आप यहां पर शो करें, ये वो साथ साथ ये नीचे जो वर्किंग प्लस माइनस करके लिख रहा है, इसको अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे तो थोड़े परेशान हो जाओगे कि ये कहां से उसने कैसे किया। आपने मेन रिजल्ट देखना है, फिर उसके बाद यहां पर आपने देखा कि उसने 2 सालों के एसओपीएल के एक्सट्रैक्ट बनाए हैं। बैलेंस 1123 इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रायर पीरियड इफेक्ट इसको लिख सकते हैं, या ये लिखकर प्रायर पीरियड आगे लिख सकते हैं आप। ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये उसने वैल्यू अपनी तरफ से फाइंड की है, आप अपने तरीके से फाइंड करके लिख लेंगे। ये लिमिटेशन आपने एक नजर पढ़नी है, मैं डिस्कस कर दूंगा। ये भी आपने एक नजर पढ़नी है, याद नहीं करना और ना ही ज्यादा फोकस करना है, एक नजर पढ़ना है बस। समझ लगी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमने इसको डिस्कस लाजमी करना है। ये मैंने कहा ना कि वो जो अंग्रेजी है वो हमने बाद में डिस्कस करनी है। अब करेक्शन ऑफ एरर, पहले मैं कहता हूं कि इसी सवाल के ना नोट्स बना दें, फिर आगे चलते हैं क्योंकि नोट्स आसान होते हैं। इसी सवाल के नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे रिलेट करना है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चलिए जी ध्यान से बात तक सुनिएगा, एक यही है। सबसे पहले आपने ये चीज अंग्रेजी में लिखनी है, और ये कहां से उठाकर लिखनी है, क्वेश्चन से। अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स, ये पेपर में देखना, एक्सट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। जब भी डिस्क्लोजर लिखने हैं आपने सबकी एक एक पैराग्राफ लिखना है, चाहे एस्टिमेशन हो, चाहे एरर हो, चाहे पॉलिसी हो। क्या वो क्या लिखता है, KEL changed its measurement base for investment property from cost model to fair value model to provide more relevant and reliable information to stakeholders because the fair value model better reflect। आगे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये वो स्टेटमेंट है जो आपने कहां से उठानी है,
लेकिन ये नहीं कि एज इट इज उठाएं वहां से और उसका मतलब ही कुछ आगे पीछे हो जाए। सिंपल ये लिखना है कि KEL ने अपनी मेजरमेंट बेस चेंज की है फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू प्रोवाइड मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर। बस डन। उसके बाद आपने ये लिखना है कि आपके जो चेंज के इफेक्ट हैं वो SOFP पर कैसे पड़ते हैं, वो SOPL पर कैसे पड़ते हैं, वो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पर कैसे पड़ते हैं, वो यहां से आपने शुरू कर देना है। यहां पर हम पहले वो अंग्रेजी का पैराग्राफ मैं नहीं लिख रहा, ये आपने लिख लेना है। क्या लिखा हुआ है ये? KEL change its measurement base for investment property from cost model to fair value model to provide relevant and reliable information to stakeholders. Done. फिर हम कहते हैं effect on statement of financial position 2024, 2023 और 2022। बड़े ध्यान से चीजें लिखनी है। अगर आप वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी लिख लो तब भी काम चल जाएगा। अब आप मुझे बताएं इसकी वजह से आपके कौन कौन से एलिमेंट चेंज हुए? सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और एक रिटेन अर्निंग। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और रिटेन अर्निंग। बताओ इंक्रीज हुए थे या डिक्रीज? इंक्रीज हुए थे, इंक्रीज लिख दो, डिक्रीज हुए हैं तो डिक्रीज। आपने लिखना क्या है? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो डिफरेंस है ना वो बता दो, पुरानी वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। 2024 में कितना डिफरेंस है? तो वही डिफरेंस आएगा ना जो हमने ये 55.37। पुरानी वैल्यू जो आपने लिखी हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की और जो चेंज की वजह से आई है उसके अंदर जो बढ़ गई है वैल्यू तो इंक्रीज, कम हो गया तो डिक्रीज। कितनी बढ़ गई 2024 में? 55.37। 2023 में 40. और 2024 में 20। ये 22 है। देखें सिंपल क्या है, आपने जो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लिखी है ना और जो पुरानी लिखी हुई है उसका डिफरेंस, वो जो प्लस माइनस जो भी किया है। इंक्रीज है रिटेन अर्निंग, $55.37, 40.65, 26.54, ये SOFP पूरा हो गया। आपने क्या लिखना है? इंक्रीज है या डिक्रीज है। फिर आप लिखेंगे इफेक्ट ऑन SO। अगर ये नाम नहीं लिखना चाहते तो ऊपर लिख दे बस इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बस। डेप्रिसिएशन कम हुई ज्यादा? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन कितने से? 2022 में नहीं लिखनी क्योंकि SOPL 2 सालों का लिखना है। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू गेन कितना कितना? एक था मेरा 10.11, 10.7। इंक्रीज इन प्रॉफिट 14.11 और 14. नोट्स पूरे। क्या किया आपने? सिर्फ चेंज, जो एलिमेंट चेंज हुआ उसके साथ इंक्रीज या डिक्रीज लिख देना है। ये होते हैं नोट्स। अब पेपर में नोट्स आ जाए तो हम एक्सट्रैक्ट बना के आ जाते हैं, और अगर एक्सट्रैक्ट है तो हमें नोट्स बनाकर आ जाते हैं। जो हमें आता होता है ना वो करके आते हैं। पेपर फेल होने की वजह यही होती है, जो हमें आता है वो हम लिख कर आते हैं, जो ICAP पूछता है हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, फिर ICAP भी हमें कंसीडर नहीं करता। हाँ जी, यहां तक ओके करें, फिर आगे चलते हैं। एरर वाले नोट्स बनाते हैं और उसके एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। जी
एसओएफपी में जो चेंज आया, जिस जिस एलिमेंट के अंदर चेंज आया वो लिख दिया। कैसे? ये देख, ये आपने नया एसओएफपी बनाया है, ये आपका नया एसओएफपी है, ठीक है। इसको कंपेयर करें जो क्वेश्चन के अंदर गिवन था पुराना, ये एसओएफपी के एलिमेंट है ना, ये वाले। बस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तो चेंज ही नहीं आया, बाकी जो डिफरेंस है, इंक्रीज है तो इंक्रीज लिखते, डिक्रीज है तो डिक्रीज लिखते। चलें जी, ये आपका नोट्स या ये डिस्क्लोजर तैयार हो गया, आप यहां पर देख लें। वो इसके अंदर हो गया ना कवर, ये रिटेनर ने उसी का ही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और स्टेटमेंट, ये हमारे नोट्स भी कंप्लीट। चैलेंज, अब एक छोटा सा सवाल करते हैं। जी एक मिनट, वो इधर सवाल लेजर्स की बात कर रहे हैं? नहीं, अगर नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कहता है ना, तो अगर वो हमें कहेगा कि स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी का सेपरेट बनाए तो ठीक है, वरना वो उसके अंदर कवर हो जाता है। जब आप फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर बनाते हैं ना, तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर इक्विटी का एक हेड होता है ना इक्विटी, तो वो उसके अंदर कवर हो जाता है, तो इसलिए दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होती। अगर वो कहता है सेपरेटली बनाया तो फिर हम इंक्रीज डिक्रीज लिख देंगे रिटेन अर्निंग का। अच्छा जी, एक सवाल और करना है बस छोटा सा। देखिए, आप आगे आने वाले 3 दिनों में ना, अभी तो हमारी नॉर्मल क्लास का टाइम खत्म हुआ है, कोई हाल नहीं आप लोग। चलो एक छोटा सा सवाल देखते हैं बस। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट प्रॉफिट और लॉस नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एरर एंड एस्टीमेट। हाँ जी, क्वेश्चन है कि आपने एक्सट्रैक्ट बनाने, अच्छे सवाल भी आसान सा ही है, प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट बनाने। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के अंदर हमने सीखा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर अगर हम एक्सट्रैक्ट की बात करते हैं या नोट्स की बात करते हैं, तो एसओएफई में कितने साल कंसीडर करते हैं? 3 साल, अगर उसने कंपैरेटिव पूछा है तो। और एसओपीएल के अंदर ठीक है। अब आ जाते हैं जनाब एस्टिमेट्स। एस्टिमेट सिर्फ करंट ईयर के लिए होता है बस। एस्टिमेट सिर्फ करंट ईयर के लिए होते हैं, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली होता ही नहीं है, ये सिर्फ करंट ईयर को अफेक्ट करेगा, करंट ईयर को ठीक करेगा। अगर इसका हमने बनाने हैं ना एक्सट्रैक्ट, तो करंट ईयर में एडजस्ट कर देंगे, और अगर आपने बनाने हैं ना नोट्स, तो पता क्या करना है, डिस्क्लोजर या नोट्स, आपने एक पैराग्राफ लिख देना है बस, और उस पैराग्राफ में क्या चीज लिखनी है, एरर की नेचर क्या थी, और वो एस्टिमेट्स में सिर्फ हमने वो पैराग्राफ लिखना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना होता। वो कैसे पैराग्राफ लिखना है अभी सवाल करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। अब क्या रह गया, एरर।
एरर इंटरेस्टिंग है, SOFP। अगर आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो 2 सालों के। एरर तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली होता है, रेट्रोस्पेक्टिवली तो वैसे ही करने हैं जिस तरह से हमने पॉलिसी करना होता है। सबसे ज्यादा इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, नोट्स ऑन एरर, ये इंटरेस्टिंग, ये बाकियों से चेंज है। SOFP के नोट्स देख ले, लास्ट 2 इयर्स के। इसमें करंट ईयर के नोट्स नहीं बनाते होते एरर, क्योंकि करंट ईयर को तो हम ठीक कर देते हैं, करंट ईयर को हम ठीक कर देते हैं, तो इसलिए इसमें लास्ट 2 ईयर के नोट्स बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट वैसे ही है जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी के, लेकिन नोट्स जब बनाने लगेंगे तो इंक्रीज या डिक्रीज किस सालों के लिखेंगे, करंट ईयर का नहीं लिखना, पिछले 2 सालों का लिखना है। और SOPL में लास्ट ईयर का, बस जो पिछला साल होगा, मतलब इसमें करंट ईयर निकाल दिया, नोट्स के अंदर करंट ईयर का बैलेंस नहीं लिखना होता। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी बड़ा होता है, वो नोट्स ऑन एरर पूछता है तो हम इस साल को भी इंक्लूड कर देते हैं। एक्सट्रैक्ट में करते हैं, एक्सट्रैक्ट सेम है अकाउंटिंग पॉलिसी की तरह, लेकिन नोट्स में इस तरह से नहीं करना, तो इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट चाहे लिख लो। अब आ जाओ सवाल के ऊपर। हाँ जी, पढ़े जरा सवाल। वंडर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ टेक्सटाइल मशीनरी। Following are the draft extract of the statement of financial position and statement of profit or loss। कहता है फाइनेंशियल पोजीशन में PPE गिवन है, रिटेन अर्निंग गिवन है, SOPL के अंदर प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन। कहता है फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट in the preparation of the following financial statement. Cost of repair 20 million were erroneously debited to machinery account. The estimated life is 10 years। दोबारा पढ़ने लगा हूं। Cost of repair 20 million erroneously debited to machinery account। सवाल पूछूं? हाँ जी, सवाल तो मैंने कौन सा पूछना है, ये तो पूछना है। असद, ये चेंज इन एस्टिमेशन है, चेंज इन पॉलिसी है। खामोश, बाकी बोलने लग जाते बंदे जब उनसे पूछेंगे ये पॉलिसी है या एस्टिमेट है। हुआ क्या है? हुआ ये है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ अमाउंट 20 मिलियन erroneously debited to machinery account 1/1/2013 को। लाइफ उसकी एस्टिमेटेड है 10 साल। ये प्रायर पीरियड एरर है। ये क्या है? प्रायर पीरियड एरर। ये साथ ही बता दिया करो, प्लग क्यों नहीं बता पाते आप? जब मैं पढ़ रहा होता हूं आप दिमाग ऑफ करके बैठ जाते हो। जब सवाल पढ़, मैं बार बार एक ही बात करता हूं, सवाल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सवाल हल करना इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, वो तो हर किताब के अंदर हल किया हुआ। कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग 20 मिलियन वाज एरोनियसली डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। कब? 1/1/10/2013। और हमारा ईयर कौन सा है? जून 2015। अच्छा, ये सिर्फ इस साल को ठीक करेंगे या पिछले साल भी ठीक करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिवली करना जी। हाँ, अमाउंट की बात ही मैंने नहीं की। मैंने कहा था, अगर मेरी बात सुने, ये कहा था एफिशिएंसी सिग्निफिकेंट बढ़ जाए, लाइफ बढ़ जाए, या कोई सिग्निफिकेंट पार्ट रिप्लेस हो। नहीं, सिग्निफिकेंट देखे ना, रूल ही यही है कि तब ऐड करना है जब 3 बातें कंडीशन लिखवाई थी। वो तीनों कंडीशन में से कोई बात ही नहीं बताई हुई। लाइफ बढ़ जाए, या एफिशिएंसी बढ़ जाए, या कोई पार्ट रिप्लेस करो। हाँ जी,
अच्छा, इसमें एक बात समझ लगी कि आपने रिपेयर को डेबिट कर दिया, रिपेयर को डेबिट करना था। अच्छा, इसमें गलती क्या हुई होगी? अच्छा, मजे की बात बताऊं, ये ना मैं आपको बार बार एक बात मैंने ना वो दूसरी क्लास में ना मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कह दिया था कि अब ना हमारा एक नया प्लान है पढ़ने का तरीका, कि हमने ना यहाँ पर ना वो पत्थर इकट्ठे करके टेबल पे रखे, वो वट्टे भी कहते हैं उन्हें, पत्थर जो भी थोड़ा इधर उधर हुआ ना तो उसका सर गया। कंकरियां नहीं मारूंगा क्योंकि मैं ये तो नहीं, कंकरियों वाला तो मैं आपको नहीं कह सकता, क्योंकि कंकरी होती है छोटी, आपका लेवल थोड़ा ऊंचा है, आपको ना ईंटों की जरूरत है, पत्थरों की जरूरत है। मैं इधर पढ़ा रहा हूं तो कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, वो बार बार कहने से टाइम जाया होता है। अब फोकस, थोड़ा सी हिम्मत करो, फोकस रखा करो। देखिए वापस आओ। अच्छा, इससे गलती क्या हुई? आपने वो इधर रिपेयर लिखना था, मशीन लिख दी है। एक तो उस साल का सुने, एक तो उस साल के प्रॉफिट में रिपेयर नहीं लिखने की वजह से प्रॉफिट खराब हुआ, फिर वो मशीन की हर साल जो डेप्रिसिएशन आती गई रिपेयर की वजह से, तो एक साल ही गलत हुआ होगा ना, लेकिन वो जो डेप्रिसिएशन का फर्क आया होगा, वो हर साल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड जो हो रही होगी, इसकी वजह से हमारा नॉन करंट एसेट भी हर साल खराब हो गया। रिपेयर सिर्फ एक साल का खराब हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे सारे साल खराब हो गए। ये तो हो गया जनाब एरर। नेक्स्ट वो कहता है जुलाई 2014, एस्टिमेट हमेशा करंट ईयर पे होता है। जुलाई 2014 WL reviewed the estimated life of its plant and revised its from 5 year to 8 years. The plant was purchased on 1st July 2013 at a cost of rupees 70 million. अब एस्टिमेट चेंज हो गया, लाइफ रिवाइज हुई, तो क्या वो एसेट खरीदा कब था? 2013 के अंदर, और लाइफ कब चेंज की? 2014 के अंदर। क्या पिछले साल की डेप्ट रिवाइज करेंगे या नहीं? एस्टिमेट करंट ईयर पर अप्लाई होता है, पिछले सालों को नहीं छेड़ेंगे, बस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे, नई पुरानी रिवर्स कर देंगे, नई चार्ज कर देंगे। सिर्फ करंट ईयर को सही करना होता है एस्टिमेट के अंदर। डन? सवाल आपका समझो खत्म होने वाला है। शुरू होते ही सबसे पहले जो गलती हुई, इस पॉइंट को ठीक करते हैं। उसने गलती से मशीन को डेबिट कर दिया, तो 2013 में भी डेप्रिसिएशन उसने चार्ज की होगी, 2014 में भी और 2015 में भी। ऐसा ही है, हम रिवर्स करें या चार्ज करें? रिवर्स। पहले तो डेप्रिसिएशन फाइंड करें। रेट रूट गिवन है, लाइफ गिवन है 10 साल। वर्किंग नंबर 1, इस दिन आपसे गलती हुई 1/10/13। कितने का एसेट था जी? 20 मिलियन। पहला साल कब एंड हुआ होगा? दिसंबर। दिसंबर ईयर एंड है, जून है? जून। पहला जून 30 जून 2014 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12 1। इसकी बुक वैल्यू कितनी आ गई? फिर 30 जून 2015 स्ट्रेट लाइन मेथड है। 20 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 20 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 16 पॉइंट। डन? चेंज इन एस्टिमेशन की भी वर्किंग कर लेते हैं, फिर सवाल पे चले जाते हैं। वर्किंग नंबर 2, हमने ऐसे 70 मिलियन का खरीदा था, उस वक्त लाइफ थी 5 साल, और उसने अभी भी डेप्रिसिएशन जो चार्ज की होगी उसने तो 5 साल के, लेकिन सारा कुछ हमें पता चलता होता है दिसंबर के अंदर। तो हमें दिसंबर को पता चला कि एक एस्टिमेट चेंज हुआ है और एक एरर हुआ है। एरर को तो हमने ठीक कर लिया, अब एस्टिमेट को भी ठीक कर लें।
हाँ जी 1713 70 मिलियन 30th जून 14 को इसको 5 पे उसने डिवाइड किया होगा, कितना आ गया 56। अब दिमाग बिल्कुल एक्टिव करो। 2015 में उसने लाइफ रिवाइज कर दी, तो उसको फिर क्या पुरानी लाइफ के ऊपर डेप्शन लेनी चाहिए थी या नई लाइफ के ऊपर? नई लाइफ के ऊपर उसको डेप्शन लेनी चाहिए थी। उसने तो पुराने हिसाब से ले ली होगी ना, उसने जून 15 के अंदर भी डेप्रिसिएशन कितनी ली होगी 14 से ही, और वैल्यू उसकी कितनी बच गई 42। असल में उसको चेंज कर देना चाहिए था। और आपको पता चेंज कैसे अप्लाई करते हैं? पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं, ऐसा ही है, वो बुक वैल्यू फाइंड हुई है और उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ किस पे डिवाइड करूं? उसने कहा था ना 5 साल लाइफ नहीं होनी चाहिए थी, 8 साल होनी चाहिए। अगर वो कहते ना रिमेनिंग लाइफ 8 साल है तो फिर 8 पे डिवाइड कर देता। वो कहते हैं उसकी 8 साल लाइफ होनी चाहिए थी, 5 की बजाय 8 साल होनी चाहिए थी। तो हमने फिर 8 लाइफ ले ली, लेकिन हमने इसको किस पे डिवाइड कर देते हैं? रिमेनिंग लाइफ पे। तो डेप्शन कितनी है? डेप्रिसिएशन होनी चाहिए थी 8, उसने कितनी चार्ज की हुई है 14। गॉट इट? अब आ जाओ वो वाली वर्किंग जो मैंने आपको सिखाई थी, वर्किंग नंबर 3 जो भी है। कौन कौन सा साल लिखेंगे? 2015, 2014, 2013 तो है भी नहीं कोई, सिर्फ 2 साल ही है। सबसे पहले आप लोगों ने जो रिपेयर करना है, रिपेयर को चार्ज करना है या रिवर्स करना है? रिपेयर को चार्ज करेंगे या रिवर्स? चार्ज करेंगे। कितनी अमाउंट से? किस साल उससे चार्ज होना था? क्या उसने 2015 में भी चार्ज होना था? उसकी जो डेप्रिसिएशन आ चुकी थी वो क्या करनी थी? रिवर्स करनी थी। क्या करनी थी? डेप्रिसिएशन रिवर्स। कितनी? 2014 में कितनी और 2015 में कितनी? इसकी वजह से भी प्रॉफिट हमारा। अच्छा ये चार्ज करना है तो ये हमारा एक्सपेंस आएगा। उसके बाद एस्टिमेशन। अच्छा इसको ना वैसे ही आपकी सहूलत के लिए, ये कितना नेट आ गया? कितना? 18.5 नेगेटिव और ये 2 आ गया पॉजिटिव। अब आप एस्टिमेट का फैक्ट ले लें, आप इकट्ठा भी ले सकते थे। एस्टिमेट, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या रिवर्स? 14 चार्ज होनी चाहिए थी, उससे 14 उसने चार्ज की हुई है, 8 होनी चाहिए थी। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी रिवर्स? रिवर्स होगी। कितने से? इफेक्ट फॉर द ईयर, $18.5 और 8। कम्युलेटिव इफेक्ट, हाँ जी, पहले कितना आएगा? पहले एज इट इज, और दूसरा कितना आएगा बता सकते हो? 10 पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपकी वर्किंग भी पूरी हो, वर्किंग भी आपकी कंप्लीट है। कम्युलेटिव, पहली वैल्यू एज इट इज, अगली वैल्यू उसमें ऐड करके, -18.5 में 8 प्लस किया। और कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें, क्योंकि वर्किंग तो पूरी होगी। क्या एस्टिमेशन में ये देखें, ये था उसने 70 मिलियन का एसेट खरीदा था 2014 में, तो 5 साल लाइफ थी। उसने 70 को 5 पे डिवाइड किया, 14 आ गया। 2015 में उसने कहा लाइफ 5 नहीं 8 होनी चाहिए थी। तो अगर उसने तो 5 पे कर दिया हुआ है, उसने डेप्शन कितनी चार्ज की है? 14। रिकॉर्ड कितनी करनी चाहिए थी? 8। और असल वैल्यू 42 नहीं है, इसमें से माइनस के कितना है? 48। डन। अब वो कहता है एक्सट्रैक्ट, कहता है जो भी कहता है वो हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली। वहां पेपर में बहुत बड़े बड़े ब्लंडर मारते हो आप। जो दिल करता है
वो उठाकर लिखकर आ जाते हो, पता ही नहीं होता कि लिखना क्या है। अब मुझे बताओ, जब हम एक्सट्रैक्ट बनाएंगे तो उसने एसिड किस वैल्यू पे लिखा हुआ है, बुक वैल्यू के अंदर 42 से, और लिखना किस चाहिए था 48 से। या दूसरे लफ्जों में हमने डेप्रिसिएशन अगर रिवर्स करनी है तो एसिड कम करना है या ज्यादा करना है, ज्यादा करना है। जितने से डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे उतने से एसिड ज्यादा करेंगे। क्लियर होगी बात। अब आओ जरा, सवाल आपका हो चुका है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है। इधर जरा ध्यान से, ये चीजें अगर आपको याद हो जाएंगी ना तो आपको सवाल हल करते हुए बड़ी आसानी होगी और टाइम बड़ा बचेगा, वरना सोच सोच कर लिखना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट बनाने लगा हूं, पहले स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। कौन कौन से साल का बनाऊंगा, गिवन ही 2 साल है मेरे ख्याल में, 2015 और 14, 2015 2014। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ट्रिक्स तो मैं बता सकता हूं, लेकिन वो ट्रिक्स उस बंदे पर सही होते हैं जिसको कॉन्सेप्ट भी हो, कि अगर ट्रिक कहीं फेल होने लगा हो तो उसे पता हो कि यहां ट्रिक ये नहीं लगना। वरना तो ये एक ट्रिक ये है कि आपका ये जो 18.5 है ना, ये जो आपने ये फाइंड किया ना कम्युलेटिव इफेक्ट, ये तो एक तो ना रिटेन अर्निंग में से ये माइनस हो जाएगा ना, और दूसरा ये पीपी से भी यही माइनस हो जाएगा। ओके करके दिखाऊं जरा, देखिए आपने ये वाली अमाउंट जो 20 मिलियन है अपने एसेट में प्लस कर दी थी या माइनस, प्लस कर दी थी। रिपेयर एक्सपेंस थे, मशीन में लिख दिया। इसका मतलब है आपका ये 20 मिलियन गलत प्लस हुआ है, और अब ये अमाउंट आपके एसेट में 20 से नहीं पड़ी हुई बल्कि 18.5 से पड़ी हुई है, क्योंकि वो डेप्रिशिएट भी तो हुई है। कितनी अमाउंट से पड़ी होगी, 18.5 से पड़ी होगी। तो 18.5 आप पीपीई में प्लस करोगे माइनस कर दोगे। नेट बुक वैल्यू पड़ी हुई है ना, तो नेट पहले उसकी नेट बुक वैल्यू फाइंड कर लो, तो इतना पीपीई से जाकर माइनस कर दोगे। फिर अगले साल आपका 18.5 में 2 और डेप्रिशिएट हुआ हो जाएगा। अगले साल की बुक वैल्यू कितनी आ गई, 16.1। तो 16.5 से आपने अपना एसेट ओवर वैल्यू किया हुआ है, कर देंगे माइनस। दूसरा, इस एस्टिमेट के चेंज होने से भी तो मसला आया हुआ है। आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए थी 8, आपने 14 से चार्ज की हुई है, तो आपने ज्यादा डेप्रिसिएशन माइनस की हुई है, कम, ज्यादा माइनस की हुई है, तो वो 6 का भी तो डिफरेंस आना है। ठीक है, तो आप बताएं, आपने अपने एसेट्स को प्लस करोगे या माइनस, अपने एसेट को बढ़ाओगे या कम, बढ़ाएंगे। कितने से बढ़ाएंगे, अब 6 से अगर बढ़ाएंगे और 16.5 से कम करेंगे तो नेट 10.5 से आप कॉन्सेप्चुअली लेकर चले या कम्युलेटिव इफेक्ट देख लें। लेकिन ये कम्युलेटिव इफेक्ट रिटेन अर्निंग पर तो कंफर्म लगते हैं, लेकिन बाकियों के ऊपर अगर एक सिंगल लाइन है तो उसके ऊपर चल जाते हैं, लेकिन कभी कभी परेशान भी कर देते हैं। तो फिर आप प्रैक्टिकली सोच लिया करें। जैसे सिंपल, आपने पहले साल जब भी कोई रेवेन्यू एरर करते हो ना, एसेट में एक्सपेंस और एक्सपेंस को एसेट लिखते ना, उसकी नेट बुक वैल्यू फाइंड करके ही एरर होता है पीपी के अंदर। तो आए जरा सवाल कर लेते हैं। सबसे पहले पीपीई आपका पहले कितना लिखा हुआ है, 130 से। इसके अंदर कौन सी चीज गलत है, रिपेयर, और उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है उस दिन, 18.5 से माइनस कर देंगे। और कम्युलेटिव इफेक्ट इसके अंदर कितना है, ऐसा ही है ना। तो जनाब यहां पर आ जाए 189 के अंदर, 189 के अंदर बुक वैल्यू उसकी कितनी रहेगी होगी, माइनस कर दोगे। और एक डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज की हुई थी तो वो रिवर्स करेंगे, और इसके अंदर तो लेते ही कम्युलेटिव इफेक्ट है।
इनमें प्लस माइनस करके लिख दो। हाँ जी, 2014 का बैलेंस कितना आया पीपीई का? 130 माइनस 18.5 ट्रिपल 1.5 और 108 माइनस 18.5 170 108 1 कैसे आ गया 89.5 89 फिर आप ऐसा करो कि 189 में से 10.5 माइनस कर दो 178 और रिटेनर ने में भी 198 में से 10.5 माइनस कर दो 187. ये आ गया हमारा रिटेन। ये एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बन गया। अब हम बनाना है एसओपीएल। उसके अंदर उसने लिखा हुआ है ना नेट प्रॉफिट, तो आप भी सिर्फ चाहे नेट प्रॉफिट को भी सही कर दो बस। अदरवाइज आप किस किस को ठीक कर सकते हो? डेप्रिसिएशन को, रिपेयर को। एक रिपेयर लिखेंगे एज इट इज, वो लिख दो कॉलम, और डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। 2014 में कितनी राशि रिवर्स की थी? 1.5 और यहां पर नेट प्रॉफिट। हाँ जी, नेट प्रॉफिट में इफेक्ट फॉर द ईयर देखो जरा कितना था। इफेक्ट फॉर द ईयर प्रॉफिट में 18.5 माइनस कर दें और 8 ऐड कर दें। गिवन है आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर। 78 में 18.5 माइनस कर दें और 90 में सिर्फ फॉर द ईयर लेना है, 8 ऐड कर दें, तो प्रॉफिट कितना आ गया? 59.5 80 59.98। ये हमारा एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट बन गया। वैसे उसने पूछा सिर्फ एसओपीएल का था, एक्सट्रैक्ट किसका पूछा था? सिर्फ एसओपीएल। और नोट्स किसके पूछ रहा है? एरर के भी और एस्टिमेट्स। एरर के भी और, अब जरा ध्यान से सुनिए बात, एरर में किस किस साल के लिखेंगे? पिछले 2 साल, पिछले 2 साल। एस्टिमेट का नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स ऑन एस्टिमेट। एज इट इज ये लाइन लिखनी है उठाकर, एज इट इज WL reviewed the useful life of the plant from 5 years to, जो उसने रिवाइज वाली लाइन लिखी है ना, ये एज इट इज उठा के लिख देनी है, ठीक है। आगे तो एक लाइन एक्सटेंड कर देनी है। उसने कहा है कि लाइफ 5 साल से 8 साल लिख देनी है। अब आपने लिखना है द इफेक्ट, ये अगला लाइन होगी, द इफेक्ट ऑफ चेंज in estimate on current year, बल्कि लिखते हैं prospectively, from current year and subsequent year if any। बस जो चेंज इन एस्टिमेट किया वो एज इट इज लाइन लिखकर फिर लिखना द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेट इज प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम करंट ईयर एंड सब्सिक्वेंट ईयर इफ एप्लीकेबल। ये है आपका चेंज इन एस्टिमेशन का नोट। ये हाँ, ये भी लिख सकते हो कि उसकी डेप्रिसिएशन चेंज हो गई, पहले उसने इतनी चार्ज कर दी, ये थोड़ा सा अगर ऐड करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं। नोट्स ऑन एरर, पहले ये लाइन लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रिपेयर अमाउंटिंग 20 मिलियन रिपेयर, ये सारी लाइन एज इट इज लिखेंगे यहां तक कि कॉस्ट ऑफ रिपेयर यहां तक
फिर आगे क्या लिखेंगे कि जी इसका इफेक्ट जो है वो हमने रेट्रोस्पेक्टिवली लेना है, और फर्दर फिर ये लिखेंगे इंक्रीज, क्या क्या चीजें चेंज हुई थी, जो चेंज पीपी के अंदर जो चेंज आया वो लिख देना, रिटेन अर्निंग के अंदर जो चेंज आया वो लिख देना, जिसके अंदर जो जो चेंज है इंक्रीज या डिक्रीज वो आपने लिख देना है। और अगर आप यहां पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो ये उसने सिर्फ इसका पूछा था एसओएफटी का, उसने एक्सट्रैक्टर, तो आपने सिर्फ ये अमाउंट 2 लिख दी बस। ये देखें, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, correction of error during the year June the repair work was erroneously included in the machine account, the effect of error is financial position decrease in PPE। अच्छा आप कहेंगे सर 2015 क्यों नहीं लिखा, कौन से साल लिखते हैं, पिछले 2 साल, 2013 है ही नहीं इसलिए नहीं लिखा, पिछले 2 साल लिखने थे, एक लिखा हुआ है, एक क्यों लिखा हुआ है क्योंकि 2013 है ही नहीं। डिक्रीज इन प्लान, डिक्रीज इन रिटेन अर्निंग, फिर इफेक्ट ऑन एसओपीएल, इसमें सिर्फ पिछला 1 साल लिखते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चों ने ये स्टैंडर्ड बना लिया कि शायद पिछला 1 साल ही दोनों में लिखते हैं, अगर इसका 2013 होता तो इसका 2013 में लिखते। खत्म हो गया ये सवाल। अब आपने एक तो एग्जांपल नंबर 5 दोबारा करनी है, और चाहे 2 दफा कर लेना, इसका फॉर्मेट याद करना जरूरी है। फिर ये क्वेश्चन नंबर कौन सा बनता है 10, तो ये भी दोबारा, और एक साथ क्वेश्चन का लेना 9 बस। क्वेश्चन नंबर 9, 5 और 10।